तो स्टार्ट करते, किसी क्वेरी तो नहीं रहा कुछ, और कुछ पूछना तो नहीं है? तो अभी लास्ट के 2 क्लासेस अभी तक ले पाया था, थोड़ा वो कॉलेज की वजह से थोड़ा क्लासेस कैंसिल हुई थी। तो अभी आज जो है 2023 का जो आईआईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर है उसका हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो इसमें आप लोग ट्राई करके आए होंगे और ऑलरेडी सॉल्यूशन ग्रुप में हमने भेज रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, रिटर्न सॉल्यूशन है ना। लेकिन फिर भी जिस सॉल्यूशन में डाउट है या आपको क्वेरीज है डिस्कस करना है तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी 1 to 10 पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो चैट में जिन लोगों को क्वेरी है लिखो, है ना। बाकी सॉल्यूशन तो प्रोवाइडेड है ही। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जिन लोगों ने लिखे हैं, तो 1 से 10 में 2 और 6 है ना। तो और सब लोग ट्राई करो, कई बार ट्राई करो, फिर डाउट हो पूछो। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, देखो। तो इसमें सिंपल है, तुम 2 मैट्रिक्स बना लो और देखो दिख जाएगा। एक्चुअली ट्राई करोगे तो हो जाएगा। 2 मैट्रिक्स बनाओ और मल्टी M1 M2 लिख लो, अब मैट्रिक्स M निकालो क्या आता है, फिर चेक करो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखिए, तो M1 M2 कोई 2 मैट्रिक्स बनाओ और उसको मल्टीप्लाई करके देखो होता क्या है। तो जैसे इसने कहा उसके अकॉर्डिंग सोचो। तो इसमें है कि M जो है M1 इंटू M2 है, M1 M2 3x3 की डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, कि M का जो रो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा रोज ऑफ M2 का, और M का जो कॉलम है दैट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ M1, है ना। तो इसमें एक सिंपल, या तो तुम्हें थ्योरेटिकली समझ आता है तो ऐसा है, M1 मैट्रिक्स में ये रोज ऑफ M2 बोला है ना, तो M1 को कॉलम के टर्म में लिख लो। मान लो ये वेक्टर है V1 कॉलम्स ऑफ M1 ना, तो ऐसा समझो कि ये V1, ये V2, ये V3। ठीक है, तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम M1 मैट्रिक्स का। और M2 को अगर तुम लिखोगे तो अभी के लिए ऐसा लिख लो U1 U2 U3। सो ये कुछ ऐसा है, मतलब समझो कि U1 U2 U3 रोज हैं, फर्स्ट रो M2 का, सेकेंड रो। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अब अगर M1 M2 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो होगा क्या। तो वैसे तो अभी ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये नहीं कि 1x3, नंबर्स नहीं है, वैक्टर्स हैं। ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अगर तुम वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मली ये ऐसा बनेगा, है ना। अगर तुम देखोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैसे ही होगा। सो ये होगा V1 इंटू U1 प्लस V2 इंटू U2 प्लस V3 इंटू U3, क्योंकि देखो जो V1 है ना वो कॉलम मैट्रिक्स है, तो V1 का जो ऑर्डर है वो है 3x1। सो ये है 3x1, और U1 जो है रो मैट्रिक्स है, तो U1 का जो ऑर्डर है वो है 1x3। सो 3x1 1x3 3x3 हो जाएगी, 3x3 3x3 3x3, तो सम होकर 3x3 आएगी। इस तरह से अब यहाँ से तुम एक चीज़ खुद ही नोटिस कर सकते हो कि ये M है। सो हो क्या रहा है कि यहाँ पे अब ऐसे डायरेक्ट में रियलाइज नहीं होगा, है ना, यहाँ पूरा मैट्रिक्स आ गया। तो कह रहा है कि जो रोज ऑफ M है वो लीनियर कॉम्बिनेशन रोज ऑफ M2 के, तो M2 के रो में एलिमेंट्स लिख दो चाहो तो अभी के लिए अगर मैं तुम्हें पर्टिकुलरली मैट्रिक्स लिख के दिखाऊं, जैसे यहाँ पे है, इसको फर्दर लिखता हूँ मैं, ठीक है। सो होगा क्या, ये मान लो मेरा M1 मैट्रिक्स है अभी के लिए, A1, या ऐसा मान लो A11, ऐसे लिख दूँ, या M11 जो भी है। तो चलो अभी के लिए A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और ये M2 मैट्रिक्स है,
M2 मैट्रिक्स में ऐसा कुछ बना लो एलिमेंट्स, है ना। तो M2 के जो एलिमेंट्स हैं वो होगा कुछ वैसे लिख लो PQR में, है ना। तो मान लो ऐसा है P1 Q1 R1 और P2 Q2 R2, या कुछ नया लेना है ऐसा लिख सकते थे, और P3 Q3 R3, ऐसा PQR में लिख दिया। और इसका ABC में, हाँ ABC में, ठीक है ना। सो A1 B1 C1 इस तरह से देखो। तो अभी समझ आ रहा है क्या है U1। तो यहाँ से अगर तुम इसको देखोगे ध्यान से, अभी पहला स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि रो ऑफ M आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ M2। तो मुझे रो निकालना है M का, ठीक है ना। सो M का मुझे क्या फाइंड करना है, रो। सो M में इस तरह से रो होगा ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। तो मुझे रो वेक्टर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा मैं V1 V2 V3 की वैल्यू। सो V1 क्या है मेरे पास, V1 रखो जो है, V1 पुट कर रहा हूँ, U1 एज इट इज़ रहेगा। सो V1 इज़ A1 A2 A3, ये V1 है, और U1 बाहर रहेगा, प्लस ऐसे ही V2 पुट करो। V2 क्या, देखो ध्यान से, इसका नाम रखा गया है V1, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3। इट वॉज U1 U2 U3 इस तरह से। तो अभी के लिए मैं V1 पुट कर रहा हूँ, ऐसे V2 पुट करूँगा तो क्या होगा। सो V2 में है B1 B2 B3 इंटू U2 प्लस फिर V3 पुट करो। सो V3 जब पुट करोगे तो क्या होगा, जब V3 पुट करोगे तो V3 है C1 C2 C3, है ना। सो C1 C2 C3 और यहाँ पे है U3, ठीक है। अभी अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो M क्या बन के आएगी, देखो। सो यहाँ से जो M मैं लिख रहा हूँ वो व्हाट इज़ दैट M। सो दैट M विल भी, उसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा A1 U1 प्लस B1 U2 प्लस C1 U3, ये फर्स्ट रो है M का। ऐसे सेकेंड रो होगा A2 U1 B2 U2 प्लस C2 U3, है ना। तो जैम के हिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट पेपर 2023 का रहा है ना। 2005 से लेकर 2024 तक के पेपर में मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इज 2023 एंड ईजीएस पेपर बोलूँगा 2024, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे क्या है, A3 U1 प्लस B3 U2 प्लस C3 U3, यही है। अब देखो ध्यान से, ये है फर्स्ट रो है M का। तो खुद ही तुम देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रोज ऑफ M आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ M2। तो ये पहली रो है M की, A1 U1 प्लस B1 U2 प्लस C1 U3। A1 B1 C1 कॉन्स्टेंट्स हैं, स्केलर्स इसको बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। U1 U2 U3 M2 के रोज हैं। तो मतलब दिस जस्टिफाइज ए स्टेटमेंट, इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। जो पहला स्टेटमेंट है कि जो पहली रो है M की वो M2 के रो के लीनियर कॉम्बिनेशन है, दूसरी रो है M की वो भी M2 के रो की लीनियर कॉम्बिनेशन है, तीसरी रो है M की वो भी इसके रो की लीनियर कॉम्बिनेशन है। तुम नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर सकते, तो वैसे भी मैंने वेक्टर करके किया क्योंकि वैसा बोल रखा है। तुम नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा तुम्हें, ये है। सिमिलर वे अब क्या करो, इसी चीज को तुम दूसरा स्टेटमेंट जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कॉलम्स ऑफ M आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ M1। तो अभी मैंने क्या लिखा, अभी मैंने ऐसा लिखा है कि रो मुझे दिखे, है ना। तो फर्स्ट मुझे रोज दिख रहा है, अभी दूसरे वाला मुझे M का कॉलम चाहिए। तो M का जब कॉलम चाहिए तो मुझे इस फॉर्म में C1 C2 C3 चाहिए। तो हम ये क्या कब मिलेगा, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अब तुम्हें ये डिसाइड करना किसको पुट करना है। ये जो एक V1 U1 है, V2 U2 V3 U3 क्या पुट करूं। तो यहाँ मैं V1 V2 V3 रखा है क्योंकि मुझे रो चाहिए था। अब मैं U1 U2 U3 रखूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा, कॉलम मिल जाएगा। देखो तो अब इसी को मैं लिखता हूं यहाँ से M इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। तो इसी को मैं फिर से लिख रहा हूं अब M इज इक्वल टू, अब मैं पुट करूंगा U1 को। तो V1 एज इट इज रखो, U1 पुट करो, व्हाट वाज, अच्छा U1 तो ऐसा होगा, U1 तो रो वेक्टर है जी, U1 तो रो वेक्टर है। रो वेक्टर क्या है, ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है। तो U तो रो वेक्टर है,
फर्स्ट रो U1 है तो रखो यहाँ पे P1 Q1 R1, ये हो गया, प्लस V2 है ना, ये V1 था, V2, अब पुट करो U2, U2 सेकेंड रो वेक्टर है, P2 Q2 R2 प्लस V3, अब पुट करो यहाँ पे U3, तो ये हो जाएगा P3 Q3 R3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो अगेन सेकेंड स्टेटमेंट जस्टिफाई हो जाएगा और ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ से जो M बनेगा वो जो लिख रहा हूँ मैं, सो दैट विल बी समथिंग लाइक, मल्टीप्लाई करो तो ये वेक्टर है ना, मतलब वेक्टर मतलब ये रो मैट्रिक्स है, अभी रो वेक्टर है, तो मल्टीप्लाई करो V1 P1, फिर जो रो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो फर्स्ट ये V1 P1, यहाँ V2 P2, यहाँ V3 P3 ऐड हो जाएगा, तो आएगा, तो ऐसा लिखता हूँ P1 V1 फिर P2 V2 प्लस P3 V3, ये पहला कॉलम आया मैट्रिक्स M का, दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स M का फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड कॉलम सेम थिंग, Q1 V1 Q2 V2 प्लस Q3 V3, तो Q P Q R ये कॉन्स्टेंट्स हैं, V1 V2 V3 कॉलम वेक्टर्स था, M किसका, M1 का M2 का, तो देखो यहाँ पे ना जो ये U1 U2 U3 क्या है, M2 वेक्टर के रो वेक्टर्स हैं, रोज नॉट कॉलम, है ना, रो वेक्टर्स थे, तो यहाँ पे यह है, तीसरा क्या बनेगा ऐसे ही R1 V1 प्लस R2 V2 प्लस R3 V3, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या देख रहे हो, जो फर्स्ट कॉलम है M का, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, क्या है V1 V2 V3, कॉलम्स हैं M1 मैट्रिक्स का, तो कॉलम्स ऑफ M आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, तो फर्स्ट कॉलम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, सेकेंड कॉलम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, थर्ड कॉलम इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, और भी दूसरा अप्रोच हो सकता है, चूंकि मैंने अभी ये सॉल्व किया इस तरीके से, तो ये ठीक है। तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। ओके जी, कुछ पूछना है, देखो नेक्स्ट। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन 2023 जैम का, 2 के बाद है 5 देन 6, अच्छा, तो और सॉल्व करके आई होप सब लोग आए हो, नहीं सॉल्व करके आओ तो डाउट मत पूछना। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये सिंपल कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो होता क्या है, अरे यार वेरिएंस वाई पूछा हुआ है ना, है ना, मेनली y का वेरिएंस हो जाएगा भाई, x1 प्लस x2 प्लस x1 y4 का वेरिएंस। जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि सिंपली आपको क्या बता रखा है कि x1 x2 दिया सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्म 0 1 से, तो x1 x2 xn सब यूनिफॉर्म सिंगल रैंडम वेरिएबल है, और y बी द रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन g, मतलब CDF है ना, तो y का CDF g है ना, y एक रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF g है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब CDF, तो CDF g है। सपोज दैट लिमिट, तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर इसका नाम मैं अभी के लिए yn रख दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी yn, इसका नाम मैंने अभी yn रख दिया अभी के लिए, सो लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, और gx क्या है, किसका CDF है, y का CDF है, तो इसको ओपन करके लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू x, क्योंकि वेरिएबल इन x, सो gx CDF है ना, gx CDF ओपन करके जस्ट लिख दे रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ yn एट x इज इक्वल टू CDF ऑफ y एट x, और ये किसका डेफिनेशन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर x के लिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है, अच्छा यहाँ x है, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, सो इफ एंड ओनली इफ yn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, तो इसका मतलब है कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे
वाई एन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो वाई एन का डिस्ट्रीब्यूशन है वही वाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कब, व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी। सो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वाई एन हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज वाई। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वेरिएंस ऑफ वाई एन वेरिएंस ऑफ वाई के भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है ना, वाई एन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है वाई के डिस्ट्रीब्यूशन के एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा तो मीन वेरिएंस सब इक्वल होगा। तो वेरिएंस भी इक्वल है, वेरिएंस क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएंस पूछा है, तो मुझे वाई का वेरिएंस निकालना है, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, तो ये निकाल लो। सो वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए मुझे, तो दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब वाई एन का वेरिएंस, वाई एन मैंने किसका नाम रखा था, x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन बाई 4 का नाम रखा था। जो वाई एन मैंने नाम रखा है x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन ना, ओके, एक्स एन बाई 4, तो निकालो इसका वेरिएंस, निकाल सकते हो। x1 x2 x3 xn सब IID यूनिफॉर्म 0 1 है, तो वाई एन का वेरिएंस निकालो भाई, क्या आएगा। 3/48। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगर तुम 1/4 बाहर करोगे 1/16, अब वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3, और ईच यूनिफॉर्म 0 1 में ईच xi का वेरिएंस होता है 1/12 b माइनस से होल स्क्वायर बाई 12, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1/12, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस तो 0 होगा, तो वेरिएंस दिस, सो 3 इंटू ईच का दिस, तो ये कितना आ गया टोटल, कितना 1/64। 64 आ गया, तो यही आंसर होना चाहिए, चेक कर लो। सो वाई का वेरिएंस ही 1, क्योंकि लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिमिट पुट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब इसमें एन आता, एन तो है ही नहीं इसमें, किसमें एन नहीं है, यहाँ पे कहीं एन है ही नहीं ना कि एन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली वेरिएंस ऑफ वाई एन आ गया 3/12 इंटू 16 जो भी है ना, डायरेक्टली आ जाएगा, तो पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1/64 आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। तो सिक्स्थ क्या कह रहा है, सो सिक्स्थ कह रहा है कि x1 x2 x3 be the random sample from normal θ1 distribution where theta belongs to R is a known parameter. Which of the following conditional expectation does not depend on theta? तो तुम लोगों ने कोई ऐसा पढ़ा है डेफिनेशन, कोई ऐसा क्वांटिटी जिसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करता थीटा पे, क्या होता है, सफिशिएंसी का डेफिनेशन पता है। सो हम कब बोलते हैं टी सफिशिएंट एस्टिमेटर है, सो टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ, क्या बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ सैंपल साइज 3 का ही है, ठीक है, तो ये होगा कि x1 x2 x3 का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन t इज इक्वल टू टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये सफिशिएंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन है, हम लोग फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम से, है ना। सो ये डेफिनेशन है उसका, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यही है। तो मुझे बताओ नॉर्मल थीटा कॉमा 1 में सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है, ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया सफिशिएंट एस्टिमेटर का, Sin xi। और नॉर्मल थीटा 1 में इस डिस्ट्रीब्यूशन में तुम फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा के फाइंड कर दो, है ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम से भी सफिशिएंट एस्टिमेटर निकला, वो इजी वे है। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को लिखो एच एक्स इंटू जी थीटा कॉमा टी, फिर देखो टी क्या बनेगा, समेसन एक्स आई या एक्स बार, जो भी मर्जी है, समेसन एक्स आई ले लो। सो टी बराबर समेसन एक्स आई, जो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इन नॉर्मल थीटा 1, कैसे पता चला मुझे, बाई फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो वो जो नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम है, जो उस टेस्टिंग में नहीं, टेस्टिंग में तो नीमन पियर्सन लेमा था, जो उसमें आया था, है ना, जब सफिशिएंसी पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन थ्योरम से
सो बाय न्यूमन फैक्टराइजेशन थ्योरम ये आ जाएगा। अब देखो तो x1 प्लस सफिशिएंट तो है नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि डिपेंड कर भी सकता नहीं भी कर सकता है। अच्छा ये पूरा देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन ही फ्री है थीटा से, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है थीटा से तो मीन वेरिएंस एमजीएफ सब फ्री होगा थीटा से। किसका? कंडीशनल का, क्योंकि पीडीएफ में ही थीटा नहीं आएगा तो मीन में भी थीटा नहीं आना है, वेरिएंस में भी थीटा नहीं आना है, एमजीएफ में थीटा नहीं आना है। तो यहाँ तो मेनली मीन की बात कर रहा है ना, मीन की बात कर रहा है। तो कंडीशनल जब है ना पीडीएफ में थीटा नहीं होगा, तो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो गारंटी है कि x1 प्लस x2 माइनस x3 गिवन दिस, इसका जो कंडीशनल पीडीएफ आएगा, मान लो इसका नाम x है ये y है, तो x गिवन y या x गिवन t है ना, या y गिवन t का पीडीएफ जो आएगा थीटा से फ्री आएगा, तो मीन भी थीटा से फ्री आएगा। तो इसकी गारंटी है बाय डेफिनेशन, चूंकि ये सिंगल करेक्ट है तो एक मिल गया एनफ है। अब बाकी x1 प्लस टू सफिशिएंट नहीं है, x2 प्लस x3 भी सफिशिएंट नहीं है, x1 माइनस x3 भी सफिशिएंट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ही आएगा। तो बट यहाँ पर थ्योरम से गारंटी मिल रहा है। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम से सफिशिएंट एस्टिमेटर निकाल दिया, डेफिनेशन यूज़ किया हमने, तो उससे ये पता चल गया कि जो सैंपल है उसका गिवन टी विल हैव पीडीएफ फ्री ऑफ थीटा, तो मीन विल बी फ्री ऑफ थीटा। कोई भी फंक्शन ले लो है ना। इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूं आगे कि सो इट विल इम्प्लाई कि g ऑफ x1 x2 x3, तुम कोई फंक्शन ले लो, ठीक है ना, दिस गिवन t, इसका जो एक्सपेक्टेशन होगा वो फ्री ऑफ थीटा ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि जब पीडीएफ में फ्री ऑफ थीटा है तो एनी फंक्शन ऑफ t1 t2 t3 यू टेक गिवन t, उसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो ऑब्वियसली फ्री ऑफ थीटा आएगा, क्योंकि पीडीएफ ही थीटा से फ्री है तो एक्सपेक्टेशन थीटा से फ्री आना ही है। सो ये है, तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना, डेफिनेशन से हो गया, ऐसा फाइन करने की जरूरत नहीं है। तो है ना, सिंगल करेक्ट है तो ये तो डिपेंड कर सकता है एंड दैट विल नॉट, तो इसकी गारंटी है। थ्योरम से सिंपली आंसर आ गया। तो एक करेक्ट, सिंगल करेक्ट है, एक करेक्ट मिल गया, बाकी ऑप्शन को यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएसक्यू नहीं है ना, जरूरी नहीं मोर देन वन करेक्ट होगा, सिंगल करेक्ट होगा। आप कॉन्फिडेंट है इस ऑप्शन पे तो आगे बढ़ो, ये चीज़ है। तो 1 to 10 में और कोई क्वेश्चन रह गया किसी का? तो अब आते हैं 11 to 20। तो 11 to 20 में एक तो 11 है, 14 13, so 11 13 14 and then 20। चलिए, तो ये कह रहा है कि x1 x2 बी द IID रैंडम वेरिएबल हैविंग कॉमन पीडीएफ एक्सपोनेंशियल 1। तो यहां से ये बता रखा है कि जो x1 x2 है इट हैज ठीक है, तो ये है एक्सपोनेंशियल 1। सो कॉमन पीडीएफ विथ एक्सपोनेंशियल 1 यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। सो x1 x2 is IID exponential 1, first order statistics minimum, second order statistics maximum, so which of the following statement is false। अब देखो is false पूछा है तो एक ही ऑप्शन होगा जो false होगा, है ना, ये है, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक एग्जाम में फिक्स है कि ये MSQ है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो क्योंकि गलत ऑप्शन चूज करोगे 1 मार्क्स वाले में 1 to 10 1 मार्क्स का है, 11 to 22 11 to 30 2 मार्क्स ईच। तो 1 to 10 में हर क्वेश्चन पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और 11 to 30 हर क्वेश्चन पे 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब गलत होगा आंसर तुम्हारा तो 0.66 माइनस हो जाएगा, और अगर उधर 1 to 10 में एक भी गलत हुआ तो उतने जो मार्क्स आए होंगे उसमें से 0.33 माइनस हो जाएगा, ये है। सो x1 x2 IID एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक है। एंड सो वैसे तो हम थ्योरम से जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो हालांकि डायरेक्टली थ्योरम, लेकिन हमें क्या देखना है अभी, तो पूछा है कौन सा फॉल्स है। तो कैसे भी काम कर सकते हो,
तो यहाँ पे एक तो मुझे ये पता है कि जो x1 माइनस x2 है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? x2 माइनस x1 का होगा इसमें एक्सपोनेंशियल 1। डबल एक्सपोनेंशियल लैप्लास। जब ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या प्रॉब्लम है x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 से? अभी तो रैंडम वेरिएबल लिख रहे हैं हम, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। x1 माइनस x2 x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 is identically distributed with x2 minus x1. So this is the double exponential और Laplace distribution. So this is a Laplace distribution होगा with parameter 0,1. ठीक है, तो अभी हम रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, तो x1 माइनस x2 लो या x2 माइनस x1 लो, इट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन Laplace 0,1. और अब अगर इसको ध्यान से देखें, अभी कल ही मैंने बताया था कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो 2024 में जो बाइनोमियल वाला क्वेश्चन था, यू भी वाला, यू था मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी यू मिनिमम था वी मैक्सिमम था, तो उसमें हमने ये अप्रोच यूज किए थे। तो वी माइनस यू किसके इक्वल आया था वहां पे? मॉड x माइनस वाई। सो यहाँ भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि दो रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि उस क्वेश्चन से बाइनोमियल से कोई रिलेशन नहीं था इसका। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि एक्चुअली है क्या कि x2 है मैक्सिमम दोनों का, x1 मिनिमम दोनों का। तो जब मैक्सिमम टू रैंडम वेरिएबल की बात करें तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम का फॉर्मूला लगा लोगे तब भी, तो ये आएगा मॉड, आप x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये इन जनरल फॉर्मूला, इसको इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा रिजल्ट है। तुम फॉर्मूला भी जानते हो कि मैक्स ऑफ, जो कल लास्ट क्लास में लिखाए थे, मैक्स ऑफ x1 x2 का, मीन ऑफ x1 x2 का, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कर लो, तो वहाँ से आ जाएगा मॉड x1 माइनस x2 आ जाएगा आपके पास। अब यह है कि जब x1 माइनस x2 लाप्लास है, सो मॉड x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। वापस एक्सपोनेंशियल में आ जाता है ना। सो इट विल अगेन कम इनटू एक्सपोनेंशियल 1। ये थ्योरम है, तुम जस्टिफाई कर सकते हो, पीडीएफ लिख लो इसका। पीडीएफ, इसका पीडीएफ क्या आएगा? 1/2 e की पावर माइनस में मॉड x और x बिलोंग्स टू r, है ना। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस ये मॉड लोगे तो ये आ जाए एक्सपोनेंशियल 1। तो यहाँ से क्या है, जैसे ये बात कर रहा है x2 माइनस x1, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, है ना। दिस इज एक्चुअली x2 माइनस x1। अब ये है एक्सपोनेंशियल 1, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा? काई स्क्वायर 2। तो एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो उसका मीन अभी 1 है, और जब 2 मल्टीप्लाई करोगे मीन 2 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 1/2, या दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 1/2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ से आपके पास क्या आया? सो यू हैव दिस रैंडम वेरिएबल हैज काई स्क्वायर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या बोल रहा है? काई स्क्वायर 2। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स चुनना है, ठीक है ना। तो हमें चुनना है फॉल्स। अब ये बोल रहा था x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन हाफ आएगा। तो वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, आई थिंक इसका थ्योरम भी है एक्सपोनेंशियल में, और अगर थ्योरम याद है ठीक है, नहीं है तो वैसे कर लो। इसका मतलब वो लगा सकते हो ना तुम। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो x1 है ये क्या है यहाँ पे? x1 का मतलब क्या है? मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2, और इसका फॉर्मूला भी है लास्ट क्लास में जो लिखा था। एक्सपोनेंशियल में है ना, वो ऐड हो जाता है उसका सो पैरामीटर। क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऐड हो जाएगा मिनिमम हाँ, में। तो वैसे भी कर सकते हो, है ना। एक तो ये भी है, यहाँ से भी तुम चाहो तो एक तो इससे यूज कर सकते हो, ये डायरेक्टली थ्योरम है कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, है ना। x1 x2 जो है एक्सपोनेंशियल लैम्डा है दोनों, तो रेट ऐड हो जाएगा ना। तो रेट यहाँ पे क्या है? x1 x2 दोनों आईडी थे, एक्सपोने ये 2 हो जाएगा, या यहाँ से भी निकालोगे अगर इस फॉर्मूले को यूज करना चाहो तो बात बराबर है, वही चीज़ है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्सपोनेंशियल रेट 2 है, तो मीन कितना होगा? 1/2। और चाहो तो यही चीज़ तुम यहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले से, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दो, तो यहाँ से 1 + 1, है ना, यही था। अब ये क्या निकल के आया था? ये तो डबल एक्सपोनेंशियल मॉड लगा के एक्सपोनेंशियल ही हो गया था। तो 1 + 1 - 1, तो
मतलब सॉरी 1 + 1 -1 तो 1/2 ही आ गया तब भी, तो कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो है कि ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ तक बी और सी तो ट्रू स्टेटमेंट निकला। अब बचा है ए एंड डी। सो ए एंड डी की बात करना है, देखो। सो नाउ ए जो है, तो मैं डी पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो डी में कई सारे अप्रोच है, या तो तुम एक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जॉइंट पीडीएफ लिख लो, फिर उससे आ जाएगा, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करें, ब्रेक करके इसको 2 पार्ट में। सो दोनों ऑप्शन है ना, एक तो है टोटल प्रोबेबिलिटी से, एक है जॉइंट पीडीएफ से। जैसे एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का इन जनरल पीडीएफ क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो ये आई थिंक n इंटू n-1 क्या रहता है, सी डी एफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल वाई माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल एक्स, इसकी पावर कितनी होती है। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हुआ है, n-2 फैक्टोरियल ना, तो ये आता है n-2 पी डी एफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल एक्स पी डी एफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल वाई। ये इन जनरल फॉर्मूला है जॉइंट पी डी एफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का। तो एक ये अप्रोच है। तो यहाँ अगर तुम n की जगह 2 रख दो, है ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का चाहिए, तो एक अप्रोच ये है कि हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक का ये फाइंड कर ले। तो क्या आएगा, n की जगह 2 रख दो, तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, और हमारा सैंपल कहाँ से आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल 1 से, नहीं x1 x2 एक्सपोनेंशियल 1 है। तो एक्सपोनेंशियल में सी डी एफ क्या होता है, 1 माइनस ई की पावर, तो एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो ई की पावर -y, तो 1 माइनस ई की पावर -y, ये होगा 1 माइनस ई की पावर -x, 1 1 तो खत्म हो जाएगा। तो e की पावर -x माइनस ई की पावर -y, n को अच्छा n को तो 2 ही रखना है, तो गायब ही हो गया, है ना, n को 2 रखना है ना, तो वो तो गायब हो जाएगा। सो तो क्या बनेगा, और वो उसका क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल, ये तो गायब हो गया ना, ये तो पावर n को 2 रखेंगे, पावर 0 तो 1 हो गया, तो यहाँ से बचेगा e की पावर -x e की पावर -y, और ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमेशा छोटी होगी सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x लेस देन y अभी के लिए। तो ये हमारा आ गया एक्चुअली जॉइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो एक अप्रोच ये है कि जो हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी, ये चेक कर लो ये पीडीएफ होगा, तो ठीक है ना, पीडीएफ तो आ जाएगा। तो यहां से अब चाहिए 3x1 लेस देन x2, तो अब मुझे चाहिए 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो अभी के लिए कुछ रीनेम कर लो चाहो तो, है ना, इजी रहेगा। कि जैसे अभी के लिए मान लो मैं ऐसा करता हूँ, x1 को कुछ नाम दे दो, चलो मान लो मैं जैसे 3u माइनस v ऐसा कर दिया, तो u यहाँ पे पीडीएफ u भी समझ लो, है ना। सो दिस इज पीडीएफ ऑफ u भी, अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे कि पीडीएफ ऑफ u भी लिख लो, तो u भी लिखो तो क्या होगा, 2e की पावर -u e की पावर -v u लेस देन v, यही ना। तो ये पीडीएफ हो जाएगा, वही चीज़ है, बस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को u नाम दे दिया और सेकेंड ऑर्डर पर v। अब बताओ मुझे जॉइंट पीडीएफ पता है, तो क्या हम ये फाइंड कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी। तो एक तो ये तरीका है, इसका सपोर्ट क्या है, u लेस देन v वाला, तो सपोर्ट है u लेस देन v, ठीक है। सो ग्राफ बना लो इसका। तो अभी अगर ये जो सैंपल स्पेस है इसका ग्राफ बनाओगे, मान लो u एक्सिस v एक्सिस, सो ये ग्राफ है u इज इक्वल टू v का। अब u लेस देन v, तो ये वाला रीजन आएगा, है ना, चेक करो भाई। सो v मोर देन u है ना, तो ये है सैंपल स्पेस। अभी अब क्या करोगे आप, इस वाले पार्ट में, ठीक है, अब इस वाले पार्ट में इसका ग्राफ बनाओ 3u लेस देन v। तो जब भी इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाना होता है हम इक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं, तो v इज इक्वल टू 3u का ग्राफ बनाओ, है ना, v इज इक्वल टू 3u, तो इसका ग्राफ बनाओगे क्या होगा, सो v इज इक्वल टू 3u करोगे,
तो ये तो u इज इक्वल टू वी है। तो जैसे मान लो अभी के लिए अगर यहाँ मैं 1 लूँगा तो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी 1 पे, तो ये क्योंकि u इज इक्वल टू वी है ना, दिस लाइन इज u इज इक्वल टू वी। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए v इज इक्वल टू 3u, तो u को 1 रखेंगे तो v 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 मान लो ये है, तो लाइन कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे 3 होगा वैल्यू है ना, 1 3 इस तरह से। अब देखना है किस साइड जाना है, इसका राइट हाफ या लेफ्ट हाफ, तुम्हें ये डिसाइड करना है। तो 3u लेस देन v है, तो कोई भी एक टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हो। अगर कन्फ्यूजन हो, मान लो यही वाला पॉइंट है, तो तुम इसको भी एज अ टेस्टिंग पॉइंट कंसिडर कर, ये वाला पॉइंट है 1,0, इसको भी एज अ टेस्टिंग पॉइंट देख सकते हो। या उस तरफ देखना, उस तरफ देख लो। 1 0 में क्या है कि u की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 0 है, तो u की वैल्यू 1 v की वैल्यू 0, तो 1 लेस देन 0 फॉल्स। तो इसका मतलब उस साइड रीजन है, तो ये रीजन पे मुझे इंटीग्रेट, या 0 1 रख के देख लो, ट्रू आ जाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज द रीजन ऑन विच यू हैव टू इंटीग्रेट। सो अब इसका इंटीग्रेशन करो इस रीजन पे। तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, ब्लैक रीजन पे इंटीग्रेट करना है। तो तुम्हारी मर्जी, पहले तुम u का सपोर्ट ले लो या v का ले लो, u का ही ले लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 2e की पावर माइनस u e की पावर माइनस v du dv। तो u जो है, तो u का सपोर्ट लेने के u के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, ये तो v एक्सिस है, तो u इज इक्वल टू 0। यहाँ पे u कितनी है, वो लाइन थी v इज इक्वल टू 3u, तो u होगी v/3। तो u की वैल्यू 0 से v/3, क्योंकि लाइन है u इज इक्वल टू v/3। अब v देखो, तो इस रीजन में v एक्सेस कितना इन्वॉल्व है, तो अनबाउंडेड रीजन था, तो 0 से इन्फिनिटी चली जाएगी। सो 0 से इन्फिनिटी। जरा इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। टू बाई थ्री। सो ये आंसर आ गया 2/3। अच्छा, तो ये एक मेथड हुआ, ये हमने ज्वाइंट पीडीएफ यूज़ किया है। इसका दूसरा मेथड भी है, ठीक है, दूसरा मेथड टोटल प्रोबेबिलिटी वाला है। सो अगर दूसरे मेथड से इसी पार्ट को हम सॉल्व करते, तो इसमें मुझे ये फाइंड करना है। देखो E1 इवेंट है, मान लो x1 लेस देन x2, E2 इवेंट है x1 मोर देन x2, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक। इवेंट A मेरा है वही जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही है। तो ये मेरा इवेंट ए है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लगाएंगे, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो तुम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2। या तो ये कर लो या अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग मतलब ये है कि इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस आप ये यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट उसका 3/2 आ रहा है, पर कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा। हाँ तुम चेक करो ना कैसे करोगे आप। 3/2। अब चेक करो, तुम्हारी गलती की मेरी गलती है, बाकी लोग चेक करके बताओ भाई क्या आ रहा है। हाँ सही है, सही है। 1/2 आ रहा है। कितना, 1/2। गजब है, किसी का 1/2, किसी का 2/3, किसी का 3/2 आ रहा है। तो बेसिक इंटीग्रेशन है ये। और कोई चेक करो भाई, 3 लोग बता रहे, 3 अलग अलग आंसर। इससे सॉल्व कर लो, E1 इंटरसेक्शन ए और E2 इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन है ना, तो बेटर ये सेम ही दोनों फॉर्मूला है, तो ये यूज़ करो, इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न कम होता है, तो इससे थोड़े सही से आंसर आ जाता है। तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो E1 है कि x1 की वैल्यू लेस देन x2 है, इंटरसेक्शन ए क्या है 3x1 लेस देन x1, यहाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, जब हम पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो अब x1 लेस देन x2 है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ। तो इसका मतलब x1 रैंडम वेरिएबल छोटा है x2 रैंडम वेरिएबल से, तो अब यहाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट मतलब छोटा वाला, तो x1 ही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3x1 लेस देन x2 में, प्लस दूसरा केस में x1 मोर देन x2 है ना, कॉमा भी लगा सकते हो, इंटरसेक्शन के बजाय आप कॉमा लगा सकते हो चाहो तो, वही चीज़ है ना, यू मे राइट कॉमा हेयर, सो इंस्टीड ऑफ इंटरसेक्शन कॉमा लगा लो। अब यहाँ x1 बड़ा वाला रैंडम वेरिएबल है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो छोटा वाला, मतलब x2 छोटा है अब,
सो 3x2 लेस देन x1, ये रैंडम वेरिएबल्स है, यहाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो ऑर्डर स्टैटिक जो छोटा वाला रैंडम वेरिएबल वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो लार्जर रैंडम वेरिएबल वो सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया ये। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको अब ठीक से फ्रेम करो। तो यहाँ x2 x1 से छोटा है और वहाँ पे x2 3x1 से बड़ा है। इसका क्या मतलब आया? अच्छा एक मिनट, सॉरी, x2 x1 और 3x1 दोनों से बड़ा है ना। x2 इज मोर देन 3x1 एंड x2 इज मोर देन x1। तो ये वो थ्योरम लगाना पड़ेगा कि x2 दो नंबर से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों का मैक्सिमम से बड़ा होगा इंटरसेक्शन में। तो x2 इसका मतलब लार्जर होगा 3x1 से। यहाँ पे क्या हो रहा है? x1 लार्जर है 3x2 से, यहाँ x1 लार्जर है x2 से। तो अगेन x1 बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से मैक्सिमम ऑफ बोथ। तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज लार्जर देन 3x2। चूँकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा, है ना। आईआईडी है ना ये, तो आंसर दोनों का आना सेम ही है। x1 x2 आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एनीवे सॉल्व करके देखो क्या आता है। तो यहाँ से अब तुम्हारे पास सैंपल कहाँ से आया था? एक्सपोनेंशियल से। सो ये होगा एक्सपोनेंशियल इंडिपेंडेंट था, e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2 dx1 dx2, या मर्जी है dx2 dx1, क्या लिखना है पहले। सो dx2 dx1। अब यहाँ देखो x2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3x1 से इन्फिनिटी तक जाएगी x2, x2 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल था। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ भी यही आएगा, e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2, पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल 1, क्योंकि x1 x2 एक्सपोनेंशियल 1 से आया था ना। तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सो तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि d किसी का लिमिट ले लो, चाहो तो dx2 लिखना, dx2 x1 लिख देता हूँ, dx1 dx2। तो x1 की लिमिट यहाँ 3x2 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएगी। ग्राफ बना लो चाहो तो, तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो। यहाँ पे हमारा सपोर्ट ये है अभी ज्वाइंट x1 क्योंकि x1 एक्सपोनेंशियल 1 था, तो 0 से इन्फिनिटी, x2 एक्सपोनेंशियल 1 0 से इन्फिनिटी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो x1 x2 रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम ग्राफ बना के, जैसे दोनों का सेम ही आंसर, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करके देखो कितना आता है। अब ठीक से इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो एग्जाम में भी गलत आंसर आएगा, तो एग्जाम में भी तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन आंसर तो सेम होना चाहिए ना दोनों अप्रोच। जी सेम ही होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। 1/2 ही है। सॉल्व करके देख लो, तुक्का नहीं लगाओ। तो सर दोनों से हाफ ही आ रहा है आंसर। हाँ आंसर सेम ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपकी कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, जिन लोगों का नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। अब इंटीग्रेशन तो करोगे तो आएगा, है ना, ट्राई करके देखो। यस सर, इससे भी सेम आ रहा है, 1/4 प्लस 1/4 1/2। एक मिनट, ये एक तो इतनी बार पेपर भेजा हूँ फिर भी सब सेव करके नहीं रखते हैं बार बार ग्रुप में।
ठीक है भाई, सब लोग कन्विंस्ड हैं? तो टोटल आंसर 1/2 आएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक से इंटीग्रेशन करो, क्योंकि मेथड कोई भी लगाओगे आंसर थोड़ी बदलेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। तो ठीक है, तो ये 1/2 आया, और ये क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 1/3 आएगा, तो यही फॉल्स है एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स, और फॉल्स ही हमें चुनना था। ठीक, अब बचता है ए ऑप्शन, तो ए में देख लो क्या कर सकते हो। बहुत तरीके से कर सकते हैं हाँ डी ऑप्शन को, अगर x2 बोथ साइड से माइनस कर दे तो। हाँ कर सकते हो, तो वैसा बन जाएगा, हाँ कर सकते हैं। तो x2 माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा बताओ। सॉरी x1 माइनस। हाँ x1 माइनस कर दो तो x2 माइनस x1 तो पहले ऑप्शन की तरह बन जाएगा, है ना। जी सर। तो हाँ, तो उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब 2x1, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कितना था, अगर वैसे देखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है वो एक्सपोनेंशियल 1 एक्सपोनेंशियल 1 एक्सपोनेंशियल 2 हो गया, एक्सपोनेंशियल 2, तो एक्सपोनेंशियल 2 हो गया, और 2x1 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, नीचे तो ये हमने बना रखा ना, ये का स्क्वायर 2 है, तो 2 टाइम करो इसमें, तो ये जो लिख रखा है ए ऑप्शन में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4x1 अपॉन 2 टाइम x2 माइनस x1। तो ये जो 4x1 है ये क्या बनाएगा, तो x1 तो एक्सपोनेंशियल 2 था, एक्सपोनेंशियल 2 का स्क्वायर 2 नहीं होगा, है ना, एक्सपोनेंशियल 2 का मीन हाफ होता है, तो एक्सपोनेंशियल 1/2 इज का स्क्वायर 2। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा। सो 4x1 जो होगा ना, देखो यहाँ से अभी ये लिख रखा था मैंने, वो तो का स्क्वायर होगा 4x1। सो x1 इज जो एक्सपोनेंशियल 1 + 1 2 है, तो जो 4x1 आपको मिलेगा एंड दैट विल बी, है ना, 4x1 इज, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो 2 डिवाइड हो जाएगा 4 से, सो 1/2 एंड विच इज काई स्क्वायर 2, तो 4 टाइम x1 इज काई स्क्वायर 2। तो यहाँ से ये मिलेगा आपको काई स्क्वायर 2 अपॉन, और यहाँ से ये स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट ये इंडिपेंडेंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों इंडिपेंडेंट होगा। ये तुम्हें प्रूव करके भी देख सकते हो, तो उसके लिए कैसे करोगे, जैकोबियन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। मान लो u है x2 माइनस x1, v है x1, तो uv का ज्वाइंट निकालेंगे, और फिर uv के ज्वाइंट से u का मार्जिनल, v का मार्जिनल, फिर uv के मार्जिनल को मल्टीप्लाई करोगे तो uv के ज्वाइंट के इक्वल आएगा, तो मतलब प्रूफ किया जा सकता है ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये है काई स्क्वायर 2, और डिनोमिनेटर में जो है कितना है, ये था ना डिनोमिनेटर, ये वो भी का स्क्वायर 2 है। ये भी डिनोमिनेटर में ही है, तो यहाँ से आ जाएगा काई स्क्वायर 2। अब इसको हम 2 से अपनी मर्जी से डिवाइड कर देते हैं ताकि थ्योरम बन जाए, तो कितना हो जाएगा F22, है ना। सो ये F22 आ गया, तो ये इंडिपेंडेंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर प्रूव कर सकते हो, ये थ्योरम है। स्पेसिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट है, इसमें एक्सपोनेंशियल में भी डायरेक्ट भी है, हमने तो ऐसे डबल एक्सपोनेंशियल इससे लाए हैं, डायरेक्ट भी इसका थ्योरम है एक्सपोनेंशियल में, तो इससे आ जाएगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है ना। अब चाहो तो फोर्थ ऑप्शन को 2 तरीके से मैंने बताया, एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी से यूज किया हमने, एक था कि ज्वाइंट पीडीएफ यूज कर लिया, तीसरा तरीका जो बता रहा था अभी, है ना। सो उससे भी कर सकते हैं। x1 माइनस कर दो बोथ तो साइड। यहाँ पे जस्ट आप ये फर्स्ट ऑप्शन बना सकते हैं, यहाँ पे आप इसको ठीक से लिखेंगे तो दोनों तरफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स घटा देते हैं, तो 2 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, चूंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन 0। अब ये आपका हो गया F22। सर 1 नहीं आएगा लेस देन 1। हाँ ओ सॉरी, हाँ 1, हाँ, तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये 1 आ गया, एंड यहाँ से आपका आ जाएगा F22 इज लेस देन 1, और आपको F डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ पता होगा, तो F डिस्ट्रीब्यूशन विथ m एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का पीडीएफ क्लास में लिखा है, तो बुक में मिल जाएगा, उसमें m को सर म्यूट हो। आवाज नहीं है। सर म्यूट हो गया। सर म्यूट हो आप।
हाँ एक्चुअली माइक का ना बैटरी डाउन हो जाता है तो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां से क्या कर रहा हूं कि एफ एम एन में आप एम को 2 एन को 2 रखो, रिड्यूस हो गए पीडीएफ। ऐसे एफ एम एन का पीडीएफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन एम को 2 एन को 2 रखो, सिंप्लीफाई हो जाएगी। जो एफ एम एन का पीडीएफ आएगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट क्या होता है, काई स्क्वायर का रेशियो है, पॉजिटिव होता है, तो आप 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो जो भी इसका पीडीएफ आएगा एफ, है ना। तो इसका नाम जैसे मान लो पहला ऑप्शन है कुछ रख दो, लेट से टी रख दिया अभी के लिए, तो जो भी रैंडम एफ रैंडम वेरिएबल बोल देता हूँ, इन एक्स मान लो, तो डी एक्स चेक करो ये हाफ ही आएगा, अगर वैसे हाफ आ रहा था तो ये थर्ड वे है। आंसर हर तरीके से सेम ही आना है, तो इसमें भी आंसर आपका हाफ ही आएगा। देखो तो ये भी एक तरीका, ये भी एक तरीका है, तो इससे भी कर सकते हो, अलग से वो नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने कर लिया तो फर्स्ट ऑप्शन के हेल्प से ही आपका फोर्थ ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या है कि जो है यहाँ से जस्ट एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिख लो F22 का, और उस पीडीएफ जो सिंप्लीफाई होके आएगी, रिड्यूस होके इजी फॉर्म में आएगी, उसमें आप 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लो, सीधा सीधा हाफ आ जाएगा, तो वैसे भी हो जाएगा। तो वो अगला वो मेथड नहीं करना पड़ेगा आपको, तो यहीं पे सारे पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये एक ही ऑप्शन फॉल्स था, तो डी वाला फॉल्स है। सो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 11, है ना, 11। बाकी किसी भी तरीके से करेंगे, आंसर तो कॉमन ही रहना है। सो 11th के बाद इसमें है 13, 14, 17। सो है ना, तो 11th का डी पार्ट हमने 3 डिफरेंट तरीके से किया है, बाकी एक तरीका तुम्हें ढंग से आ जाए काफ़ी है। तो 13 तो अभी कल परसों ही कराया था। तो यहाँ पे क्या है कि तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट ए बी, ठीक है ना, एक पॉइंट ए बी है, चूजन एट रैंडम फ्रॉम रेक्टेंगल 02 to 04। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ एक्चुअली यहाँ पे, जैसे हम पहले जब ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी करते थे वहाँ क्या लिखते थे कि पॉइंट एक्स वाई चूजे फ्रॉम दिस। देखो, सो ए बी पॉइंट इस इंटरवल से आया, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 सेट का। इसका मतलब है कि ए जो है एक रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटरवल 0,2। बी इज अ रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 0,4। ठीक है, सो यू एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ए इज अ रैंडम वेरिएबल, स्मॉल ए एक रैंडम वेरिएबल है, उसको कांस्टेंट नहीं समझना है। सो यहाँ पे ए बी एक रैंडम पॉइंट है, तो इसका मतलब वो एक रैंडम वेरिएबल है। स्मॉल ए इज अ रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0,2। बी इज अ रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0,4। अब आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ द रीजन दिस विल बी लेस देन 2। तो अभी के लिए अब हम थोड़ा इस पे काम करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसको ठीक से समझो, तो ये हमारे पास बी एक्स प्लस ए वाई लेस देन इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दो, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज लेस देन इक्वल टू 1। अब जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाने से पहले आप बाउंड्री का ग्राफ बनाओ, बाउंड्री में तो इक्वलिटी का ग्राफ बनाओ। सो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, ए भी रैंडम वेरिएबल है, रैंडम नंबर है, सो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये किस लाइन का ग्राफ, मतलब किसका ग्राफ है, लाइन का ग्राफ है, लीनियर है ना, तो इट इज अ ग्राफ ऑफ अ लाइन। और आपने लोअर क्लास में, जिन लोगों को याद होगा 11th-12th में था ना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है जहाँ पे नंबर ए है, ये नंबर बी है, तो ये आपका वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जिसकी वो बात कर रहा है। तो अभी ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, अभी ये एक्सिस वाई एक्सिस है। सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल है कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन ये है, कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल था इसका हमने ग्राफ बनाया, सो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया लेस देन हाफ होगा। तो हमें क्या करना है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
एरिया इज लेस देन 2, सॉरी है ना, लेस देन 2। सो एरिया मतलब ए बी अपॉन 2 लेस देन 2, इसका मतलब है कि ए बी लेस देन 4, ठीक। सो ये ए, 9 की इक्वेशन है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। हाँ हाँ जी, 9 की इक्वेशन है। हाँ भाई, अगर नहीं याद है तो क्लास 11th का एनसीईआरटी खोलो, चैप्टर नंबर 11 है वहाँ पे, या 10 है शायद, स्ट्रेट लाइन, 10 या 11 में भी, 11 शायद। तो स्ट्रेट लाइन है, जाके देखो, दिस इज अ कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अरे भाई इसमें क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा लग रहा है सीधा ग्रेजुएशन में आ गया क्या। ए एक्स प्लस बी वाई सी किसका इक्वेशन है ये, यही तो है ये, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन होना है। लीनियर इक्वेशन लाइन की इक्वेशन होती है, एनी लीनियर इक्वेशन इज ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, ये चीज़ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लेस देन 4, ये मुझे निकालना है एक्चुअली। ए रैंडम वेरिएबल है, बी एक रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लेस देन 4। अब ये आपके पास है, तो अब एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि हमें चाहिए, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो हमें इस वाले पार्ट में द एक्चुअल क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लेस देन 4, ये निकालना है। ये क्या होगा, ये एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब ये आसान क्वेश्चन है, ये ए एक्सेस ले लो, इसको बी एक्सेस ले लो, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 4, पहले बाउंड्री अगर आप बनाओ, ए बी इज इक्वल टू 4, आपको पता होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, या वाई इज 1 बाई एक्स, तो वैसे ही है। ए बी इज 4 मतलब बी इज 4 बाई ए, तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप का कुछ होगा। अब ए जो है 0 से 2 के बीच का नंबर है, ए इज बिटवीन 0 एंड 2, है ना, तो 0 मान लो, 2 यहाँ पे है, तो इस बीच का एक रैंडम नंबर है। बी 0 और 4 के बीच का एक रैंडम नंबर है, ठीक। 0 और 4 मान लो, यहाँ पे 4 है, लेट से दिस इज 4, तो x की वैल्यू 0 इज दिस 0 to 4, सो दिस पॉइंट इज 2,4, ठीक, ये है। अब यहाँ पे क्या है, जब ये किसका ग्राफ है, दिस, ये बी एक्सिस है, ये जो लाइन है इसका ग्राफ है, ए बी इज 4, मतलब लाइन नहीं, ये कर्व, इस कर्व का जो ग्राफ है दिस इज ए इंटू बी इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जब ए को 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो दिस पॉइंट इज 2,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, जब बी को 4 रखेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1,4, ठीक है ना। तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ 1 आएगी, यहाँ 2 है, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ लोगे तो ये 2 है, ओके। सो नाउ आपको क्या करना है, आपको रीजन सेलेक्ट करना है, ए बी लेस देन 4, तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी लेस देन 4। तो ए बी लेस देन 4 एक्चुअली ये नीचे वाला एरिया है, कैसे चेक करोगे, 0 0 ही ले लो, तो 0 0 रखोगे ए बी को, 0 लेस देन 4, कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास है, तो बेटर देखो, इस पे इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बेटर है कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्योंकि हमारा ये सैंपल स्पेस, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, दिस रेक्टेंगुलर रीजन इज सैंपल स्पेस। सो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बी मोर देन 4। अब 1 माइनस डबल इंटीग्रेशन, तो मुझे अब इस वाले पार्ट पे इंटीग्रेट करना है, सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, कॉम्प्लीमेंट ले लिया ना, तो ये जो ब्लैक वाला रीजन है, दिस पार्ट इज ए बी मोर देन 4, ठीक है, ऐसा है। और ये जो दिस पार्ट वाज ए बी लेस देन 4, तो अभी क्या करना है हमें, अब इसको इंटीग्रेट करना है। ए बी का पीडीएफ क्या है, तो ए का यूनिफॉर्म 0 2 है, तो इसका पीडीएफ है 1/2, बी है यूनिफॉर्म 0 4 1/4, डी ए डी बी, ए बी यहाँ रैंडम वेरिएबल है, ए बी वेरिएबल है, तो अब यहाँ देख लो, तो ए एक्सिस ये है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करते, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, तो इस कर्व में ए बी बराबर 4 है, तो ए होगा 4/b, और यहाँ पे ए कितना है, तो ए यहाँ 2 है, सो ए इज 2, तो ए की लिमिट है 4/b से 2, और अब b की लिमिट कितनी होगी, तो b यहाँ पे कितना अब नंबर्स में आएगा, तो 2 से 4, तो ये आ गया 2 से 4। डी ए डी बी लिखा है इसलिए ऐसा लिखा, अब डी बी डी ए लिखते तो उसके अकॉर्डिंग होता। अब ये इंटीग्रेट करो, क्या आता है, आता है इंटीग्रेशन करना, ट्राई करके बताओ। इसको आराम से इंटीग्रेट करो, एक मिनट टाइम दो।
हाँ जी, इंटीग्रेट हुआ। टू बाई 4 ऑप्शन ए। क्या बाकी लोग का भी आंसर आ रहा है? देखिए, टू आ रहा है लास्ट नीचे डिनोमिनेटर में। सब बी। तो ठीक है ना। तो पहले तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना था, उसको फिर लेस देन करना था, तो है ना। तो दिक्कत क्या होता है, हम लोग जहाँ तक यूज टू हैं एक्स वाई रैंडम वेरिएबल में, और यहाँ रैंडम वेरिएबल ही ए बी हो गया। जनरली हम लोग ए बी को कांस्टेंट लेके चलते हैं, एक्स वाई को रैंडम वेरिएबल लेते हैं। और यहाँ पे एक्स वाई का काम बस इतना ही था कि स्ट्रेट लाइन बना के एरिया निकालना था। एक्स वाई का उतना ही काम था, आगे कोई काम नहीं था। अब रैंडम वेरिएबल ए बी है एक्चुअली, जो पॉइंट चूज किया गया वही रैंडम वेरिएबल है। क्योंकि रैंडम पॉइंट्स है ना, तो रैंडम पॉइंट्स मीन्स रैंडम वेरिएबल। तो ये 13th क्वेश्चन है आपका। आगे 13 के बाद जो था 14 भी है। सो ये सिंपल सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है। तो so x1 x2 dot 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 be a sequence of independent random variables such that कि xi i होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और xi को 2i होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। ठीक है। अब फॉर सम रियल कांस्टेंट c1 c2 सपोज दैट c1 अपॉन रूट एन समेसन xi अपॉन i। अब देखो, ये एक रैंडम वेरिएबल, नया रैंडम वेरिएबल हो गया ना xi अपॉन i, तो उसको नया नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो कह रहा है कि समेसन xi अपॉन i दिस प्लस c2 रूट एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z। तो हमें समहाउ इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे फिट करना है, क्योंकि आपको पता है कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी थ्योरम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में फिट करना है। नहीं तो CDF तरीके से भी जा सकते हैं, बट वो लेंदी होगा, क्योंकि हमें सीधा सीधा पता है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, यही है यहाँ पे। तो हमें ऐसा बनाना है, खुद ही C1 C2 हमें मिल जाएगा, तो इसको समहाउ ऐसा कन्वर्ट करना है। बट यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ xi अपॉन i चल रहा है, तो ये जो x बार है उसके जगह हो सकता है मुझे y बार कंसिडर करना पड़े। y क्या लेंगे, तो एक नया रैंडम वेरिएबल बनाओ, y को रखो x अपॉन i, मतलब yi इज xi अपॉन i, ये बनाओ, क्योंकि यहाँ xi अपॉन i है ना, इसीलिए। तो देन ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले देखो यहाँ से क्या होगा, दिस पार्ट इसको ठीक से लिखोगे। सो जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे yi को xi अपॉन i लो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी yi मतलब xi अपॉन i से डिवाइड करो, तो मतलब xi अपॉन i, और ये यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यही ना। एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखो xi अपॉन i मतलब yi जो कि है xi अपॉन i, 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ से 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, और ये सम 1 हो गया, तो इसका मतलब yi इज़ 1 2, सब आगे 0 होगा, बाकी का सम तो यहीं पे 1 हो गया, तो बाकी पॉइंट पे 0 होगा प्रोबेबिलिटी yi में। तो मेरे पास yi रैंडम वेरिएबल है, या सिंपली समझो इसका मतलब y एक रैंडम वेरिएबल है कि y का PMF ये है मेरे पास, है ना। ये हमारा सैंपल है, मतलब पॉपुलेशन है। सो मेरे पास अब रैंडम सैंपल xi के बजाय yi कंसीडर करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे xi अपॉन i आया इस वजह से। तो अब ये क्या कन्वर्ट होगा, दिस एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट c1 अपॉन रूट एन समेसन yi, यही हो जाएगा, क्योंकि xi अपॉन i का नाम yi रख दिया।
I from 1 to n plus C2 time root n, दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, यही है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा अब फिट करते हैं, है ना। तो एक काम करो, क्या करना है मुझे यहाँ पे, सिग्मा बाई रूट एन, इसको इधर लाएंगे, तो मुझे एक्स बार की जगह यहाँ कहीं ना कहीं वाई बार कंस्ट्रक्ट करना है। सो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट वाई बार, ठीक है। और ये रूट एन इधर आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिट कर लो। तो क्या करेंगे, मुझे ये रूट एन डिनोमिनेटर में चाहिए था। रूट एन मतलब ये, इस रूट एन को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ डिवाइड ना करके यही रूट एन यहाँ भी लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो रूट एन टाइम वाई बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही है। सो यहाँ आ जाएगा रूट एन इंटू वाई बार अपॉन सिग्मा, ये है दिस कन्वर्जन दिस। तो वैसे ही करो, रूट एन कॉमन निकालो यहाँ से। सो रूट एन जब कॉमन निकालोगे, दोनों में से कॉमन निकालो, तो बचेगा C1 इंटू 1/n समेसन वाई आई प्लस C2, दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू Z, ऐसा हो गया। और ये कुछ और नहीं, ये वाई बार है। तो यहाँ से समझ आया कि रूट एन C1 टाइम वाई बार प्लस C2 कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू Z। अब हमें ऐसा फिट करना है इसको, ठीक है, उस तरीके से सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे फिट करना है। तो पहले यहाँ से ये देखो कि व्हाट इज़ मीन ऑफ y। यहाँ से अगर निकालें हम कि ये जो y मेरा रैंडम वेरिएबल है, y का मीन कितना है और y का वेरिएंस कितना है, बताओ जी। 7/4 और 3/16। 7/4 3/16, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाए तो क्या बनेगी, रूट एन वाई बार माइनस म्यू, जो कि है 7/4 अपॉन सिग्मा, सिग्मा मतलब ये सिग्मा स्क्वायर है ना, अभी समझो ये म्यू है और ये सिग्मा स्क्वायर है। तो 3/16, तो ये हो जाएगा √3/4। दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू Z। अब कंपेयर कर लो इसको इससे, C1 C2 निकलेगा, दोनों कंपेयर करो कोएफिशिएंट को, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहीं से आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाया, यहाँ लगाया, मुझे C1 C2 ही चाहिए ना, जस्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो रूट एन रूट, इसको इक्वेट कर दो ना, तुम एक काम करो, इसको इसके इक्वल रख दो। अब बताओ C1 क्या होगा, C2 क्या होगा, देख के बताओ। सो व्हाट इज C1 एंड व्हाट इज C2, ऐसे नहीं तुक्का लगाना है, इसको ठीक से इसको पहले सेपरेट करो, फिर उसके ऐसा बनाओ। तो यहाँ वाई बार के साथ आएगा 4/√3, है ना। तो C1 होगा 4/√3, चेक कर लो भाई। एंड इसको सेपरेट करोगे, माइनस 4 4 खत्म, 7/√3 माइनस में, तो जो C2 होगा माइनस 7/√3, ठीक है। हमने क्या किया, इसको और इसको कंपेयर किया, क्योंकि दोनों सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, ठीक है, इसीलिए। अब बताओ, देख लो आंसर उसमें निकालो जो पूछा है, चेक करो, डाउट है तो पूछो, कंपेयर कर लो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट लगाए।
आया भाई आंसर किसी का कि नहीं? अभी भी नहीं आया। तो क्वेश्चन है 5 ना, √3 टाइम। Right. तो ऑप्शन मैच करेगा, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 3c1 + c2 टाइम्स √3, 5 आएगा। ओके सर ये भी आएगा, ये भी करके दिखाएं। 3c1 तो यहाँ से हो जाएगा 12 एंड c2 -7, 5/√3, तो 5 आ गया है ना। ठीक, तो 14 के बाद जो क्वेश्चन है 17, 11 14 13 हो गया, 13 14 17। सो 17 इज, आगे आगे पहुंच गया क्या मैं? एक मिनट, सेवनटीन में क्या दिक्कत है भाई? ये तो इसको, जिसको दिक्कत है उसको इंटीग्रेशन नहीं आता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन सीखो, इसमें तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो है। ग्राफ ठीक से बना के इंटीग्रेट कर लो, है ना। एक तो इसमें ग्राफ बनाना है, दूसरा इंटीग्रेशन करना है, इतना ही तो है। सो वैसे भी अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, क्योंकि हाँ अल्फ़ा ही तो निकालना है। उसके बाद p(x)(y), अच्छा पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल है ना, ये तो ज्वाइंट पीडीएफ का एक तो पहला ये करना है कि डबल इंटीग्रेशन, ये जो ज्वाइंट पीडीएफ है कि डबल इंटीग्रेशन अल्फ़ा टाइम mod x, मान लो dy/dx कर दिया, लेकिन पहले ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाओगे तो ये समझ आएगा क्या है। सो y बराबर x², मान लो ये है y बराबर x², और y बराबर 2x², जस्ट इसके ऊपर होगा। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ आए। तो 2x² में क्या डिफरेंस आएगा कि y की वैल्यू ज़्यादा होगी, इस तरह से। सो ये है y बराबर 2x², ठीक है जी, क्योंकि y की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, और ये था y बराबर x², यही है। तो हमारा जो अभी जो सैम्पल स्पेस या सपोर्ट है, x है -1 से 1, मान लो ये -1, थोड़े आगे कर देता हूँ, ठीक है, जरूर नहीं सिमेट्रिक होगा, देख लेना। तो यहाँ से -1 और ये है 1, तो हमारा ये एक्चुअल रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। दिस इज़ आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। चेक करना भाई, मिस्टेक हो बताना, ठीक है। सो अभी के लिए ये, तो हमें बोला था y जो है, y की वैल्यू x² से 2x² में है, ठीक, हाँ, और x की वैल्यू -1 से 1 में है। तो ये जो रीज़न मैंने अभी सेट किया है, ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, और इसको इंटीग्रेट करके 1 कर देना है इस रीजन पे। तो इंटीग्रेट करो, तो यहाँ से y की लिमिट वही होगी, लोअर कर्व तो हर दोनों केस में वही है। सो लोअर कर्व x² से 2x², और x -1 से 1, ठीक है। अब ये ज़रा इंटीग्रेट करके निकाल पाओगे अल्फ़ा? मेन इंटीग्रेशन का ही दिक्कत होगा, आएगा जी, ये मुझे करना पड़ेगा, देखो जिन लोगों ने सॉल्व किया बताओ क्या दिक्कत है। तो 2 वैल्यू है सर, हाँ, अल्फा इक्वल टू 2। 2 आया, बाकी लोग देखिए एग्री करते हैं। अब इंटीग्रेशन इसको चेक करो, कुछ है नहीं, कोशिश करोगे तो निकल आएगा। मेन क्या, बच्चे देख के कई बार डर जाते हैं कि ये कैसे मॉड लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा को बाहर करो, अल्फ़ा बाहर करो, अभी तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो mod x को भी तुम बाहर रख सकते हो, मतलब क्योंकि इंटीग्रेट तो y के रेस्पेक्ट में होगा ना। सो अल्फ़ा पूरा पूरा बाहर कर दो, और mod x को यहाँ पे रखो -1 से 1 के साथ। अब इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, y अपर लिमिट, तो हो गया x² dx इज़ 1। अभी तो ये इवन फंक्शन है, 2 टाइम कर देंगे, है ना। सो यहाँ से 2 अल्फ़ा 0 से 1, अब जब 0 से 1 mod x x हो गया,
एक्स क्यूब डी एक्स इज़ 1। चेक कर लो जी, सही है। तो यहाँ से x4/4 1/4, सो 2 अल्फ़ा इंटू 1/4 इज़ 1। तो जैसे इन्होंने बताया अल्फ़ा इज़ 2। ठीक है जी। तो जिन लोगों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम थी उनके लिए मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी सब लोगों ने कर ही लिया होगा मोस्टली। सो अल्फ़ा 2 आ गया। सो ये तो अल्फ़ा की प्रॉब्लम हुई। अब नेक्स्ट पार्ट है x मोर देन y। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ग्राफ ठीक से बनाना पड़ेगा, यही ना। सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x मोर देन y। तो होगा ये कि अगर तुम ग्राफ थोड़े ना ठीक से बनाना पड़ेगा, इसका इतना ही है कि अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है x मोर देन y का। तो यहाँ से हो क्या रहा है, तुम अगर पॉइंट्स देखो, जैसे ये 1 है तो 1 पे ये 1 है, 1 पे ये 2 है, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी 1 है, ये 2 है। तो यहाँ थोड़े से ग्राफ का है ना x मोर देन y। जैसे मैं अगले पेज पे ग्राफ बनाता हूँ, तो जैसे हमने जो रीज़न बना रखे हैं ना कि ये x² है, ये 2x² है। अब हमें ज़रूरत है, हम जैसे मुझे अब रीज़न है x मोर देन y की, तो इनइक्वलिटी ग्राफ बनाने से पहले हमें इक्वलिटी का ग्राफ बनाना पड़ता है। तो x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ बनाएंगे। तो आपको ये समझना है कि x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ कैसा होगा, है ना, ये मेन समझना है। तो जैसे अभी मैंने लाइन ड्रॉ, जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कि ये x1 है, तो यहाँ y1 होगा और ये 2 हो जाएगा ना। कहने का मतलब दिस पॉइंट इज़ 1,1, दिस पॉइंट इज़ 1,2। सो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 है। अब y बराबर x का ग्राफ बनाना है, तो पास तो इसको यहीं से करना है ना, x y बराबर x। लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा क्या डिफरेंस आएगा। तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू x², इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आएगा x बराबर 0, x बराबर 1। तो 0 और 1 पे ये कट करेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। और जब y बराबर x एंड y बराबर 2x², इसका साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, सो x बराबर 0, x बराबर 2, यही ना। 2 या हाफ ना, देखो इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करो, x बराबर 2x², तो 2x इज़ 1, हाँ हाफ। तो मतलब ये कटेगा हाफ पे और यहाँ 0 पे। तो ये जो लाइन है ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये y बराबर x है, ऊपर है यहाँ पे। और ये जो कर्व है y इज इक्वल टू x² है, ये y इज इक्वल टू x² है। दिस वन इज y इज इक्वल टू 2x² एंड दिस वन इज y इज इक्वल टू x। ये तो हमें क्या देखना है अब, ठीक है जी। तो तुम्हें ये ठीक से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं लार्ज बना देता हूँ अब। सो होगा क्या, सो y बराबर x², y बराबर 2x², इस तरह से है ना, यही है ऐसा। तो जब y बराबर x का ग्राफ बनाओगे ना, ऐसा कुछ होगा। तो दिस इज 1, ठीक है ना, दिस इज हाफ, ये आगे जाएगी ना, ये भी ऐसे आ गए, ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये रफली ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली देखो कहना क्या है तुम्हें अब। तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू 2x², यही होगा। अब तुम्हारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है ये देख लो, x मोर देन y कौन सा रीजन होगा जी। सो ठीक है, तो यहाँ हाफ है, यहाँ 1 है। x मोर देन y, तो ये तो y इज इक्वल टू x, तो x मोर देन y राइट साइड में होगा, है ना। तो पहला तो इस बीच का रीजन था, पहले हमारा सपोर्ट इस बीच वाला था। अब x मोर देन y, तो मुझे लग रहा है ये वाला रीजन होगा। एक तो ये रीजन है, क्योंकि ये सपोर्ट हमारा जो सैंपल स्पेस इतना ही है, सैंपल स्पेस में तो यही वाला पार्ट है। तो लाइन के राइट में तो जाना है x मोर देन y, बट ये वाला पार्ट नहीं ले सकते हम, वाइट वाला। और इधर आई थिंक ये पूरा आ जाएगा, है ना, क्योंकि इस साइड होगा x मोर देन y, इस साइड होगा x लेस देन y, है ना। और दिस इज द लाइन एक्चुअली y इज इक्वल टू x। तो हमें ये जो ब्लैक रीजन मैंने सेट किया ना, उस पर इंटीग्रेट करना है, करो।
तो ये जो ब्लैक रीजन है, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में। उसकी वजह क्या है, हम कब सेपरेट करते हैं रीजन को, तो यहाँ जब इंटीग्रेट करोगे डबल इंटीग्रेशन ज्वाइंट पीडीएफ है अल्फा इंटू मॉड एक्स, अब डी वाई डी एक्स। तो दिक्कत क्या है, जब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक लोअर कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपर कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर कब तक, जब x की वैल्यू 0 से हाफ में है। और फिर अल्फा मॉड एक्स डी वाई डी एक्स। अब इस रीजन पे अलग इंटीग्रेशन, तो ये है एक्स स्क्वायर, ये है x, तो y बराबर एक्स स्क्वायर से x, क्योंकि ये रीजन है y बराबर x और ये है एक्स स्क्वायर, तो उसी बीच का रीजन लोगे ना, क्योंकि x मोर देन y, तो नीचे वाला रीजन तो लेना नहीं है। तो और यहाँ पे हो जाएगा हाफ से 1। करो भाई इंटीग्रेशन, बताओ क्या आंसर आता है। x तो पॉजिटिव ही है, तो मॉड x को हटा के x रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मॉड x को हटा के x रख दो, क्योंकि x तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि राइट साइड में ही कॉमन रीजन आएगा, लेफ्ट साइड में तो आएगा नहीं। तो देखो, तो शुरू में ये वाला रीजन भी था हमारा सैंपल स्पेस में। हाँ जी, डाउट वाले लोग सॉल्व करो भाई। नेहा तुम्हारा डाउट था ना, सॉल्व करके बताओ इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, या बाकी लोग भी सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है। इसको इंटीग्रेट करो, मॉड एक्स को एक्स रख दो, अल्फा 2 आ रखा है, अल्फा का 2 रखो, मॉड एक्स को एक्स रखो क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। अब इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो। फोर्टीन बाई 96 है क्या? हाँ जी, बाकी लोग कितना 13? होगा 7/48। हाँ हाँ, 7/48। 7/48। बाकी लोग देख लो Yes, भाई। sir.
by 48. ठीक है ना, हाँ बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपका बी वाला आ गया। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, और कोई है 10 to 20 में? सो हो गया ना, तो अब आते हैं 20 to 30। तो 20 to 30 में क्वेश्चन नंबर 20 है, 2021। सो ट्वेंटी तो इजी है ना, इसमें क्या है, जस्ट कैलकुलेशन है ना। तो इसमें अ, हम्म, है ना, खुद से अपना सॉल्यूशन बनाओ सब लोग, तो तुम्हें एक्चुअली समझ आएगा कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इससे ये नहीं कि तुम्हें सॉल्व करना आ गया, तुम खुद सॉल्व करके देखोगे तो समझ आएगा। तो यहाँ से क्या है कि हमारे पास एक सैंपल है यूनिफॉर्म 0 से सिग्मा बाई रूट थ्री एंड मतलब 0 प्लस सिग्मा बाई रूट थ्री से 0 प्लस रूट थ्री सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वेयर दिस एंड दिस एक्स बार और एस स्क्वायर, तो यहाँ एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस नहीं है ना, ध्यान रखना है कि एस स्क्वायर इज नॉट सैम्पल वेरिएंस, यहाँ एस स्क्वायर 1/n वाला है। और हमने क्लास में आपको बताया होगा कि जब हम मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकाल रहे थे, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर जब हम फाइंड करते हैं, यहाँ 2 पैरामीटर है, इसमें कितने पैरामीटर, 2 पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर है तो हो सकता है पहले इक्वेशन से ही आंसर आ जाए। तो उसमें ये होता था कि एक्स बार को ई एक्स के इक्वल रख दो तो सिंगल पैरामीटर में ये आ जाएगा। और दूसरा हमने ये कहा था कि 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर सेकेंड सैम्पल मोमेंट ई एक्स स्क्वायर के इक्वल रख दो। इन्हीं दोनों इक्वेशन या तो ये करो या फिर दिस टू इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, एक है एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स और एक आएगा 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस एक्स। सो इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम ये भी बना सकते हैं। तो तुम इन दोनों को सॉल्व कर लो 2 पैरामीटर के लिए, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जब 2 पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो 2 पैरामीटर वाले डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो या तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से जो भी पैरामीटर के 2 पैरामीटर्स हैं, सो 2 इक्वेशंस यूज करने, इसके हेल्प से जो भी पैरामीटर की वैल्यू निकल के आएगी एज एस्टिमेटर या एज स्टैटिस्टिक, दैट इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। और ये दोनों इक्विवेलेंट है, आप है ना, कैसे पता चलेगा, इसको खोल सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, सिंप्लीफाई करो तो इसको रिड्यूस करोगे तो यही आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस, या इन दोनों से ये बनाया जा सकता है। तो तुम चेक कर सकते हो। तो याद ये थ्योरम है कि लाइक यूज दिस और दिस। अगर सिंगल पैरामीटर तो हो सकता है पहले इक्वेशन से आ जाएगा, पहले इक्वेशन नहीं आएगा तब दूसरा यूज करेंगे। 2 है तो इन्हीं दोनों से आंसर आ जाएगा, यूज करो इसको। तो ये इसी का नाम यहाँ पे एस स्क्वायर रखा हुआ है इन्होंने। तो ये गिवन है, अपने मर्जी से हमें कोई नोटेशन अज्यूम नहीं करना एग्जाम में, वो गिवन होगा। जो भी यहाँ से एस यहाँ पे नोटेशन यूज कर रहा है तो एस अज्यूम नहीं करना कि 1/n-1 होता है, यहाँ n दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एस्टिमेटर है एस। ऐसा तो बोला नहीं कि एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस है, कहीं लिखा है सैम्पल वेरिएंस है, तो लिखा नहीं है, क्योंकि अगर सैम्पल वेरिएंस लिखा होता तो n-1 ही होता। तो इसने ये नहीं कहा कि एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस या एस सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। सो जस्ट 2 एस्टिमेटर्स दिया है, T1 T2 टाइप का, T1 एक्स बार है, T2 एस स्क्वायर या इसका रूट है एस स्क्वायर का। बोल रहा है कि थीटा कैप एंड सिग्मा कैप बी द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड सिग्मा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। अच्छा, इसका मतलब है एक ही फॉल्स होगा, बाकी ट्रू होगा इसका मतलब, ओके कोई बात नहीं। चलो, तो हमारे पास जो एक्स है, मतलब जो पॉपुलेशन है, वो यूनिफॉर्म थीटा प्लस सिग्मा बाई रूट थ्री से थीटा प्लस रूट थ्री टाइम्स सिग्मा। अब मुझे ये बताओ यहाँ से ई एक्स कितना आएगा और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आएगा।
मीन तो पता होगा आप लोगों को, a प्लस बी बाई टू है ना, यूनिफॉर्म में मीन कितना आता है a प्लस बी बाई टू, तो लगाइए सर थीटा प्लस 2 सिग्मा बाय रूट 3। थीटा प्लस टू सिग्मा बाई रूट थ्री, ये आपका मीन आ गया। वेरिएंस क्या होता है, b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, अप्लाई कीजिए। सिग्मा स्क्वायर बाय 9। सिग्मा स्क्वायर, बाकी लोग भाई चेक कर लो, ठीक है ना। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 9, तो ये आ गया। अब ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम लोग, तो इसके प्लेस पे हम लोग एस स्क्वायर यूज करेंगे, जो कि क्वेश्चन ने कहा है यूज करने के लिए। तो विल यूज दिस इक्वेशन। तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सो वी हैव टू यूज इक्वेशन x बार इज इक्वल टू ई एक्स, एंड इन्होंने बता रखा है जो एस्टिमेटर हमने वहाँ लिखा है वो एस स्क्वायर है यहाँ पे। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, सो दैट विल रिड्यूस। तो जैसे इन्होंने बताया अभी कि थीटा प्लस टू सिग्मा बाई रूट थ्री इज इक्वल टू ई एक्स, अच्छा ई एक्स है ये, इक्वल टू एक्स बार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएंस x सिग्मा स्क्वायर बाई 9 है, दैट इज इक्वल टू, ये वेरिएंस यूज, X sigma by root 3 होगा। हाँ X sigma by root 3 केवल होगा। थीटा नहीं आएगा, क्यों, मीन क्या होता है a प्लस बी बाई टू ना, तुम क्या लगा रहे हो, a माइनस बी लगा रहे हो, a प्लस बी बाई टू मीन, ठीक है। मीन a प्लस बी बाई टू एंड मतलब a प्लस बी बाई टू ना, यूनिफॉर्म ए बी में मीन क्या होता है a प्लस बी बाई टू, ठीक है। और वेरिएंस होगा b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12। सो b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12 लगाओ, क्या आंसर आएगा। सही है, सिग्मा स्क्वायर बाय 9। सो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर देखो कौन कौन से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका आ गया, इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो आसान करने के लिए, रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू थीटा प्लस टू सिग्मा बराबर रूट थ्री एक्स बार। इसको सिंप्लीफाई करना, सिग्मा स्क्वायर इज 9 एस स्क्वायर। अब देखो ये आपका आंसर, अब देखो जो इस पे फिट बैठेगा वो ट्रू है, जो फिट नहीं बैठेगा वो फॉल्स है, चेक करो। सिग्मा तो पॉजिटिव है ना, तो इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें तो सिग्मा तो पॉजिटिव है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे तो सिग्मा इज इक्वल टू 3s। अब देखो इसके हेल्प से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है फॉल्स है चेक कर लो। और यहाँ थीटा वो थीटा कैप है, तुम चाहो तो इसको थीटा कैप, इसको सिग्मा कैप समझो, ये कैप समझो, ये एस्टिमेटर है। पुट करो और सिंप्लीफाई करो और देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, ये देखना है। हर ऑप्शन में पुट करके देखो, एक ही ऑप्शन है जो फॉल्स होगा, कौन सा वाला फॉल्स है ये देखना है। देखो ध्यान से, ये पुट करो, है ना, ये यूज़ करके देखो, जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, इन दोनों को ऐड करना है ना, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है, पहले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ट्रू आ जाएगा। तो पहला तो ट्रू है क्योंकि हम अगर पहले इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही बनेगा। फिर 2√3 सिग्मा हैट, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो। LHS में पुट करो RHS, या RHS में पुट करो LHS आ जाएगा, कोई एक यूज़ करो, ये तो RHS में ही पुट कर दो, LHS निकाल लो, या LHS में यूज़ करो RHS निकाल लो। ईच ऑप्शन में तुम LHS RHS को कंपेयर करो, या तो RHS में पुट करो जो वैल्यूज वहाँ से आई हैं वो, और LHS को चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स बार और एस निकाल लो चाहो तो, यही काम कर सकते थे हम लोग कि, है ना, पुट कर देते बेटर था, ऑप्शन बी है ना। बस ये देखना LHS RHS किस में इक्वल नहीं आएगा, तो कोई एक स्टार्ट करो, यहाँ से एक्स बार निकाल लो, √3 को उधर भेज दो, चाहो तो एस निकाल लो उधर रख दो, सबके RHS में पुट करो, देखो ये आता है क्या, ये है।
तो इसका मतलब ये फॉल्स आएगा, तो ये बाकी ट्रू आएगा, चेक करो। कैसे करना है, जैसे यहाँ से x बार प्लस √3s है, यहाँ से x बार निकाल लो, √3 को उधर भेज दो, है ना। एक काम कर सकते हो यहाँ पे कि हम लोग यहाँ से x बार फाइंड कर सकते हैं ना, तो x बार क्या आ जाए, तो पहले से था हमारे पास x बार। सो अगर तुम्हें यहाँ तक नहीं जाना हो तो इसे काम कर सकते थे हम लोग कि हम सीधा सीधा x बार ही रखते हैं उसको, कि x बार इज इक्वल टू पहले से था थीटा प्लस 2/√3 सिग्मा, और s यहाँ से लिख देते σ/3। ये इक्वेशन यूज़ कर लो, बेटर रहेगा। तो RHS में ये पुट करके देखो, देखो LHS ये आता है क्या, ये चीज़ है, राइट हैंड साइड में यूज़ करो इसको और LHS को कंपेयर कर लो कि यही आना चाहिए सिंप्लीफाई होके, मतलब LHS RHS दोनों इक्वल आने चाहिए। ओके जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 या 30 में क्या है, 21 भी है। अच्छा, सो 21, 28, 29। तो लेंदी क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ भी फॉल्स है ना, इसने 3 ऑप्शन ट्रू करके ना एक को उल्ट फॉल्स कर दिया है जस्ट। तो अरे क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, हाँ ठीक है। तो ये ना देखो, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि XYZ be a random factor having joint PDF this, then which one of the following statement is false। कौन सा false है, तो फिर से वही एक कोई false होगा। तो फाइंड करो, पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखो रीजन देखो ठीक से, थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको कि 0 लेस देन z लेस देन y लेस देन x इज 1। ये इस रीजन में जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2xy, ये 3 रैंडम वेरिएबल का जॉइंट PDF है, ठीक है। और यहाँ पे 0 लेस देन z लेस देन x लेस देन y लेस देन 2x लेस देन 2, इस रीजन में तो इसका भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3D में ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है। तो ये बोर्ड जो है हमारे पास ये 2D है, 2D में 3D का ग्राफ बाई हैंड बनाना वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो ग्राफ नहीं बनाएंगे वैसे ही हो जाएगा। तो अभी के लिए सिंपली हमें सोचना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन y लेस देन x, है ना। लेकिन एक काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे ऑप्शन C और D के लिए मुझे वो चाहिए XY का मार्जिनल चाहिए होगा, है ना, C और D ऑप्शन के लिए, क्योंकि C और D ऑप्शन सिर्फ XY में है, तो हमें XY का मार्जिनल चाहिए होगा CD के लिए। अभी तुम देखो यहाँ पे जैसे है z लेस देन y लेस देन x, x लेस देन y लेस देन z, तो यहाँ से ध्यान दो z लेस देन y लेस देन x, यहाँ z लेस देन x लेस देन y लेस देन 2x, इन दोनों पार्ट में तुम देखोगे ना तो x लेस देन y लेस देन z कहीं भी नहीं है x लेस देन y लेस देन z कहीं पे है, तीनों पार्ट में z जो है छोटा है x से, है ना। और यहाँ पूछ रहा है आपसे, या यहाँ पे जो 3 पार्ट है देखो, इस रीजन में 1/2xy PDF है, इस वाले रीजन में 1/2x² PDF है, अदरवाइज में PDF 0 है। तो बस आपको ये सिलेक्ट करना है अभी कि मैं बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, x लेस देन y लेस देन z किस वाले पार्ट में आएगा, है ना। मान लो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब सैंपल स्पेस को 3 पार्ट में लिखा गया है, समझो अभी। सो किस पार्ट में होगा x लेस देन y लेस देन z, तो यहाँ तो है z लेस देन y लेस देन x, यहाँ भी है z लेस देन x लेस देन y, तो z तो तीनों में छोटा है, मतलब यहाँ इन दोनों पार्ट में z की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब यहीं पे होगा वो, है ना।
तो x लेस देन y लेस देन z जो है ना, x लेस देन y लेस देन z, क्योंकि z यहाँ पूछ रहा है लार्जेस्ट होना है क्या, क्या प्रोबेबिलिटी, वैसे समझ रहा है ना, तो वो ऑब्वियसली इस पार्ट में आएगा। तो ये अदरवाइज में आएगा, x लेस देन y लेस देन z वाला पार्ट अदरवाइज में होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली जीरो होगी। क्यों? क्योंकि PDF जीरो। अगर तुम इंटीग्रेट करना भी चाहो, कोई पूछे कि x लेस देन y लेस देन z कैसे आएगा, तो होगा तो वही चीज़ कि जो ज्वाइंट है f ऑफ एक्स वाई जेड, मान लो dz dy dx एग्जाम्पल के लिए, और ये बाउंडेड है किससे, 2x लेस देन 2 है ना, तो डिवाइड करेंगे x लेस देन 1 ही है, तो z लेस देन 1 है। तो यहाँ पे जैसे इसमें तुम देखोगे तो z का डोमेन होगा y से, यहाँ से स्टार्ट करो, z का अपर बाउंड 1 ही होगा, तीनों का अपर बाउंड 1 ही है, तो y से 1, y को गायब कर दो, y का लिमिट क्या होगा, x to 1 एंड x का लिमिट क्या होगा, 0 to 1। बट क्वेश्चन ये है कि ये वाला पार्ट किस वाले रीजन में है, तो यहाँ पे ना जो PDF है उसी की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये तीसरे रीजन में है, तो इसका इंटीग्रेशन एट द एंड 0 ही आना है। ये बात कर रहा हूँ अभी B पार्ट की, है ना। सो अभी के लिए ये B पार्ट हमने चेक किया। जैसे A पार्ट पे अगर आएंगे तो A पार्ट में क्या है, A पार्ट में प्रोबेबिलिटी Z लेस देन Y लेस देन X। देखो ये ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस लेस देन 1 है, यहाँ 2x लेस देन 2 है, तो x लेस देन 1 ही है एक्चुअली, ठीक है ना। तो तो y x से 2x में है और वो लेस देन 2 है। हम दो पार्ट में ग्राफ बना सकते हैं, तो अभी के लिए इसको देखो, तो ये मैं अगर नहीं भी लिखूंगा तो यही चीज़ है। अब यहाँ भी वही चीज़ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ भी ऐसे ही आएगा। अब तुम देखो जैसे तुम्हें रखना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0 है और यहाँ पे ऑब्वियसली 1 है, क्योंकि सैंपल स्पेस 0 1 वाला ही कर्व है, ठीक है। अगर तुम देखोगे यहाँ सैंपल स्पेस क्या है, तो ये 3D है, लेकिन सैंपल स्पेस वो 0 1 0 1 वो है। तो कहने का जब मैं बनाऊँ तुम्हें, तो इसके अंदर जैसे ये एक बॉक्स टाइप का समझ लो, ऐसा समझ सकते हो तुम, क्योंकि 3D है ना, तो एक मान लो कहीं एक्स एक्सिस, ये भी ऐसा ज्वाइन कर दिया, लेट से ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई है और इधर जेड है, तो ये इसके अंदर जो सैंपल स्पेस है वो इसी के अंदर है, इसमें ही ये पार्ट्स होंगे। तो ये बॉक्स जो है ये तुम्हारा समझ लो सैंपल स्पेस यहाँ पे है, इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर हमारा जेड एक्सिस है। अभी के लिए मुझे क्या देखना है, तो मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली ये जो रीजन है ना, ये बाउंडेड बाई 1 एंड 0 है, यहाँ 0 एंड 1 बाउंडेड, ये 2 इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ 2x है, इसलिए 2 लिखा है, तो x लेस देन 1 है वहाँ पे, तो 0 1 से बाउंडेड है, तीनों रीजन 0 1 से बाउंडेड है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 0 0 0, तो 0 1 से बाउंडेड है तीनों एक्सेस। तो अभी के लिए जैसे मैं लिखूंगा रीजन, तो यहाँ पे जैसे मैं अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, जेड लिखूँ, तो जेड लिखूँगा तो यहाँ से लिमिट देखना पड़ेगा, तो 0 से y, जेड की लिमिट, y लिखूंगा। अब जेड का काम हो गया था, जेड को गायब कर दो, जेड का प्रोजेक्शन ले लेना है हमें वाई एक्स एक्सिस पे, तो y की लिमिट अभी लिखेंगे तो 0 से x होगी, और x की लिमिट लिखेंगे तो 0 से 1 में आएगी, इस तरीके से कुछ आएगी। अब इसमें PDF क्या लोगे, क्वेश्चन ये है। सो व्हाट इज़ योर PDF, या वो तो हम बाद में डिसाइड कर सकते थे। देखो अब ये कौन सा z लेस देन y लेस देन x किस वाले पोर्शन में आता है, z लेस देन y लेस देन x पहले वाले पोर्शन में आ रहा है, तो वो वाला PDF लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/2xy, करो इंटीग्रेट, इसको कितना आता है, यहाँ dx भी है, बताओ भाई इंटीग्रेशन आता है तुम लोगों को 3 वेरिएबल में, करो बताओ। सो अब यहाँ z है ही नहीं, तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होगा, z तो है ही नहीं ना, तो 1 का इंटीग्रेशन, और z की लिमिट है 0 से y, तो y आ जाएगा, y कैंसिल, फिर गायब 1/2x, x तो है नहीं, तो y गायब 1/2, 0 से 1, तो आंसर 1/2 आना है। तो ये ट्रू है, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ए भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब CD में डिसाइड करना है कि फॉल्स है या ट्रू है, तो इसके लिए मुझे XY का मार्जिनल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्योंकि इसमें लगेगा टाइम, तो देखो 3 वेरिएबल बड़ा हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें निकालना है XY का ज्वाइंट, क्योंकि टाइम हो गया, तो हम कल मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ ना। तो आज हम लोग 1 to 20 ही कर पाए हैं, मुझे लगता है इसमें 3 क्लास शायद लग सकता है, क्योंकि थोड़े मुश्किल पेपर है।
तो अभी हमने पेपर आज जो डिस्कस किया, तो अभी कल क्लास होगी क्योंकि कल कोई वैसा आया नहीं, तो कल क्लास होगी सेम टाइम पे। तो अभी मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसको सॉल्व करो और बाकी तुम लोग अपना 24, 23, 22, 21 जितने ईयर्स के पेपर्स हैं फुल लेंथ उसको कंप्लीट करो, चाहे खुद से PYQ बैठ के डाउनलोड कर करो या ऑलरेडी ये टेस्ट अपलोडेड भी है पोर्टल पे, वहाँ से भी कर सकते हो, है ना, टेस्ट पोर्टल पे भी अपलोडेड है तो वहाँ से भी कर सकते हो, या ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करके वेबसाइट पे है उसको सॉल्व करो, ड्राइव में भी है तो उसको कंप्लीट करो। तुम अपने पेस पे जितने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट करते जाओ, जितने PYQs कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट करते जाओ, डाउट कलेक्ट करके रखो। जैसे PYQ डिस्कशन अभी ऑर्डर में चल रहा है 2024 2014, अभी 24, फिर 23, 22, 21 ऐसे 2005 तक डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा। बाकी तुम अपना करते जाओ, डाउट क्लास में पूछो, ग्रुप में पूछो, जैसे भी, ठीक है। तो अभी इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि अभी इस दोनों के स्टार्ट करूँगा ना तो इसमें कम से कम 10-15 मिनट लगेगा। अभी 9:30 से दूसरा क्लास है तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 पार्ट तो बहुत ईजी था, अगले पार्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे निकालना होगा ज्वाइंट PDF ऑफ XY। तो हमें इस पार्ट के लिए निकालना होगा XY का ज्वाइंट PDF, और आप सबको पता ही है हाउ टू फाइंड ज्वाइंट PDF। इस वाले PDF को हमें Z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो इसमें 2 पार्ट है, एक इस पे अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा। सो वी हैव टू फाइंड ज्वाइंट PDF ऑफ XY। तो ये XY Z के ज्वाइंट PDF को इंटीग्रेट करना है Z के रेस्पेक्ट में, फिर आ जाएगा। तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कल 21 से 60 तक जितना हो पाएगा कल कंप्लीट हो गया, ठीक है, नहीं तो एक क्लास और इस पे देंगे। बट ऑनेस्टली तुम लोग सॉल्व करके आओ सब लोग, ठीक है, और एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व करो, स्पेशली जो मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं वो ज़्यादा टाइम सॉल्व करो, ईजी वाले तुम स्किप कर सकते हो नेक्स्ट टाइम में। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू, क्योंकि 9:30 से दूसरी क्लास है। कल भी सेम टाइम रहेगा 7:30 to 9:30, इसके आगे डिस्कस करेंगे।